जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको आनंद देता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। 17 मई 1754 को जाटों ने मराठों के साथ संधि की और तुरंत ये संधि की हुई बात सफदर तक अवध में पहुंचाने की व्यवस्था राघोबा दादा ने की। यह संधि के रूप में जो वकील था रूपराम सूरजमल का, उसका भी आगे चल के फायदा हुआ, क्योंकि तकरीबन 17 फरवरी 1755 यानी आप ये 7 और ये 8 लगभग 8-9 महीने के बाद में रूपराम को ये 60 लाख रुपए राशि के सैकड़ा 2% का हकदार नाना ने रूपराम को बनाया। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसमें से कितने पैसे सूरजमल में एक्चुअली हैंडओवर दिए। मित्रों, 1 रुपया जाटों ने ना मराठाओं को दिया ना मुगल बादशाह को दिया, तो सीधी बात है रूपराम को भी इसका नगदी फायदा कोई नहीं मिला। बस मान सम्मान के लिए शायद 1 साल पहले सबके सामने नाना ने ये कह दिया था कि भाई सैकड़ा 2% का हकदार यानी 60 लाख रुपए की राशि में रूपराम को बना दिया। ये रूपराम का सम्मान हुआ, बस उतना ही, पैसा उसको नहीं मिला। 1755 के आते आते शिंदे होळकरों में वितुष्ट और बढ़ गया था। बाकी के जितने भी चाटुकार थे, मोमिन थे, ये इसमें खाद पानी डाल के इस वितुष्ट को और बढ़ा रहे थे। मित्रों, ये वही बेबनाव है। आगे चल के पानीपत के हार के जितने भी हम कारण गिनेंगे, उसमें से एक कारण ये बना रहा, शिंदे होळकर का वितुष्ट। इस बेबनाव की शुरुआत तो 1749 में 1749 में जयपुर के प्रकरण में ही सामने आई थी। ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि नाना को कैसे निवई जाना पड़ा था। सारी मराठा फौज मित्रों कुंभेरी में जाटों के विरुद्ध केवल और केवल होळकरों के अड़ेल और हटवादी रवैये के कारण वहां पे 4 महीने एक जगह पे खड़ी थी। इतना बड़ा ब्लंडर था ये। ऊपर से बादशाह की जाटों से दोस्ती की, लगाव की, उसकी बादशाह लगातार कोशिश कर रहा था। वो जब जयाप्पा के सामने आई तो जयाप्पा का माथा ठनका। ये न केन प्रकरेण, इस जाटों का जो मसला, नया मसला था, उसे समाप्त करना जयाप्पा के लिए जरूरी हो गया। अहंकार में चूर होळकर इससे ज्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि मल्हार बा का प्रतिज्ञा भंग हुआ था। शहाबुद्दीन होळकर के जरिए वहां अपनी रोटी सेकने में लगा था। जयाप्पा शिंदे समझ चुका था कि होळकर शहाबुद्दीन के हाथ का खिलौना बन चुके हैं, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जो शहाबुद्दीन बोलता था वही होळकर अब करने लगे थे। यहां राघोबा दादा में वो क्षमता नहीं थी कि होळकर को रोक सके या होळकर को 4 नीति के शब्द सुना सके, जो राजनीति में आवश्यक होती है। वो क्षमता राघोबा दादा में बिल्कुल नहीं थी। निर्णय क्षमता हो, कठोरता हो, समय सूचकता हो, दूरदर्शिता हो, राघोबा दादा इन सभी में बिग 0 था, शून्य था, बिल्कुल नाकाम था इस मामले में। जयाप्पा ने मारवाड़ जाना उचित समझा और ये मारवाड़ जाके राम सिंह के पक्ष में वो खड़ा हो गया। एक्चुअली ये मसला क्या था, ये आगे मैं सुनाने वाला हूं। अब 2 प्रमुख कार्य रघुनाथ राव ने जयाप्पा के कंधे पे रखे थे। एक
काशी प्रयाग की मुक्ति करनी थी और अंतर्वेदी में जो रोहिला मुक्त प्रदेश मराठाओं के पास आया था उसकी शासकीय व्यवस्था मजबूत करना था। अब जयप्पा बीच में ही मारवाड़ निकल गया, तो ये मारवाड़ निकलने से ये जो दो मुख्य जवाबदेही थी, जयप्पा की काशी प्रयाग से मुक्ति और अंतर्वेदी की शासकीय व्यवस्था, ये दोनों काम जयप्पा ने अधूरे छोड़े थे। सोचिए, अंतर्वेदी में अगर शासकीय यंत्रणा जयप्पा मजबूत करता और वहां से रोहिला को खदेड़ देता तो आगे एक 3-4 साल के बाद पानीपत में रोहिला का सांप अपना फन नहीं निकालता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नियति को ये अमान्य था। रघुनाथ के एक साले थे, गोपाल राव और कृष्णराव गणेश बर्वे। अब इन दोनों को रघुनाथ राव ने बंदोबस्त के लिए अंतर्वेदी में ही रखा था। उनके हाथ के नीचे रघुनाथ राव ने और एक बाबूराव महादेव दातार को भी तैनात कर रखा था। मित्रों, ये गोपाल राव तो पानीपत युद्ध के बाद भी अंतर्वेदी में डटा रहा था, लेकिन अंतर्वेदी में मराठों को लगातार कमजोर रखने में भी सफदर कामयाब रहा। ये हमें मान्य करना चाहिए। सफदर की मराठाओं से कभी भी नहीं पटी थी, ये तो बार बार सामने आता है। बादशाह और सफदर के ये जो अंदरूनी झगड़े थे, कलह था उनमें, उसमें मराठा हमेशा बादशाह के पक्ष में रहे। सही भी है, क्योंकि भाई करार तो किया था मराठाओं ने, उसका आदर तो करना पड़ेगा, और करार मुगल सल्तनत से किया था, ना कि कोई टुच्चे मोमिन रियासतदार से। तो मुगल सल्तनत से करार किया था और उस करार के जरिए ही मराठे वसूली भी कर पा रहे थे, तो उसका आदर करना पड़ रहा था। लेकिन अब यही वजह बन गया कि सफदर हो या उसका लौंडा बाद में जो शुजाउद्दौला आ गया, शुजाउद्दौला ये जो आ गया, ना इन दोनों का मराठाओं के ऊपर, ना मराठाओं का इनके ऊपर 1 इंच भी विश्वास कभी भी नहीं रहा। वजीरी केवल मराठाओं की वजह से चली गई है, ये सफदर मरते दम तक मानता रहा। वो हरम में बैठी मुगल खवातीन और वो उसका जो हिजड़ा था ना, ये इन लोगों का षड्यंत्र शायद सफदर ने अनदेखा किया समझ के, या सफदर समझा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के वजह से उसकी वजीरी चली गई थी, ना कि मराठाओं की वजह से। यहाँ बापूराव महादेव वकील काशी में था, लेकिन सफदर ने काशी में उसका जीना मुश्किल कर रखा था। रोज नए नए छल कपट वहां पे काशी में शुरू थे। तब भी बाबूराव ने अपने स्तर पर काशी में जरूर प्रयत्न किए, लेकिन सही बात है, उसको कोई ठोस मदद जो मिलनी चाहिए थी वो दातार को नहीं मिली। वहां जयप्पा मारवाड़ में फंसा रहा था और ये जिम्मेदारी तो कायदे से जयप्पा की थी, क्योंकि वो जवाबदेह था। अब पत्रों द्वारा जयप्पा जवाबदेही स्वीकार भी करता है, ये उसका अच्छापन है, लेकिन जमीन पे कुछ काम नहीं हो रहा था। और ये ऐसा नहीं है कि जयप्पा समझ नहीं रहा था, ये भी वो समझ रहा था। लिखता है, येथून पत्रे पाठवण्याने काय होणार रे, यहां से पत्र भेज के होगा क्या? जेव्हा प्रत्यक्ष प्रांतीय फौज जाईल, जब तक प्रत्यक्ष तौर पे उस प्रांत में फौज जाएगी तभी सब मंगल कुशल होगा। ये जयप्पा जानता है, लिखा भी है उसने, और ये वास्तव भी है, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी मराठी फौज उत्तर की दिशा में लाने का श्रेय मीर शहाबुद्दीन को हमें
देना तो पड़ेगा भाई। क्योंकि उस वक्त ये मुगल भांड जो बैठा था ना गद्दी पे, ये तो नामधारी बादशाह बन चुका था। सारे उत्तर में खलबली मची थी। मराठी सेना का ये अथांग सागर हर एक की नजरों में खटक रहा था। राजपूत, जाट, रोहिले और वो 2-4 किलोमीटर के रियासत वाले जितने भी टुच्चे नशेड़ी नवाब थे, जमींदार थे, या दरबारी दारुल इस्लाम के अशराफ थे, सबकी नजर में मराठे खटक रहे थे। मराठाओं के संभाव्य धोखे की जो कल्पना है, ये जाटों ने बादशाह को 6 महीने पहले दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ शहाबुद्दीन बादशाही तोप खाने को लेके दिग और भरतपुर को घेर चुका था। बादशाह ने क्या किया? खानदानी बेवकूफ था ना, जाहिल था। तो इस बेवकूफ जाहिल बादशाह ने घबरा के तुरंत सफदर को पुनः लखनऊ से दिल्ली बुलाया। बताइए, वहां शहाबुद्दीन तुम्हारे तोफ खाना लेके भरतपुर में तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन यहां डर के मारे बादशाह ने सफदर को पुनः दिल्ली बुलाया, क्योंकि अशराफ दिल्ली में बैठ के अपना इस्लाम का विक्टिम कार्ड वहां पे चला रहे थे और धाए धाए रो भी रहे थे। पूरे दरबार को इन दारुल इस्लाम के अशराफ ने डरा दिया था। काफिर हमें एक दिन उजाड़ देंगे, ये शायद उनकी दिल्ली वाली स्लोगन थी उस वक्त की। शहाबुद्दीन काफिर की सेना लेके हमारी सल्तनत को नापाक करेगा। शहाबुद्दीन के विरुद्ध फालतू में ये अफवाह उड़ाने में और रंडी रोना गाने में ये अशराफ माहिर होते हैं। या अल्लाह क्या करूं, या अल्लाह क्या करूं, इस काफिरों को मैं कैसे रोकूं? ये सूफी भांड, सड़क छाप नक्शबंदी, हनाफी, सबने विधवा विलाप शुरू किया था। न जाने क्यों, पता नहीं, ये राजपूत भी अब वही राग आलापने लगे थे। जयपुर का माधो सिंह हो, जोधपुर का राम सिंह, बख्त सिंह, क्योंकि राम सिंह तो जापा के साथ था, या भरतपुर का सूरजमल जाट हो, ये सब विधवा विलाप में शामिल हो गए थे, क्योंकि लगातार दिल्ली में ये पत्र भेज रहे थे। स्वयं बादशाह खान खानन, अब खान खानन मैंने आपको बताया कि कमरुद्दीन जो वजीर था, ये उसका बेटा था एक, और दूसरा बेटा मीर मन्नू वो तो पंजाब में था, मैंने आपको बता दिया था। स्वयं बादशाह ने खान खानन को सफदर के बाद जो वजीर बनाया था, सिकंदराबाद में लड़ने के लिए भेजा। सारे छोटे मोटे जितने भी रियासतदार नवाब सुल्तान थे ना, वो खान खानन से जाके मिले, क्योंकि सिकंदराबाद में उनको लड़ना था। अब ये खबर शहाबुद्दीन मल्हारबाद तक पहुंची, दोनों उखड़ गए। शहाबुद्दीन ने तो 50,000 की उसके पास जो विशाल सेना थी, उसका रुख दिल्ली की तरफ कर दिया। अब उनका संकल्प निश्चित हो गया था, कोई नया बादशाह बना के गद्दी पे बिठाना, ये एकमात्र मकसद शहाबुद्दीन का था। जाहिल बादशाह समझ पाता उससे पहले उसके तंबू पे तोफ गोला पड़ना शुरू हो गया। बादशाह अपनी साहिबा बेगम को लेकर जल्दबाजी में दिल्ली भागने लगा। शहाबुद्दीन के हाथ एक बादशाह का वहां पे पत्र लगा। उस पत्र में शहाबुद्दीन को छल कपट समझ में आया, क्योंकि वो पत्र इज़्ज़मानी बाई का था। अब छल कपट समझ में आया तो होलकर को उसने बताया। होलकर सीधा बादशाह के पीछे पड़ा। दिल्ली तक उसका पीछा मराठाओं ने किया। दिल्ली से सटे एक इलाके में एक युद्ध का सामान रखने का भंडार था मुगलों का। वहां पे मुगल तोहफे रखते थे। अब वो सारा तोहफों का भंडार मराठाओं के हाथ लग गया।
मल्लिका अजवानी, साहिबा महल और उद्धम बाई, ये 3 हरम की ये जो खवातीनें थी, ये होलकरों में अपने कब्जे में ले ली। ये अब होलकर के कैदी बन गई थी। अब जो मुगल सेना पीछे पड़ी, उनको या तो काट दिया या शहाबुद्दीन ने अपनी ओर ले लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। मलिका अजवानी को इसका जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि मलिका अजवानी को जीवन दान देने का शहाबुद्दीन ने वादा भी किया और उसको उसके आंसू भी पहुंचे। नहीं 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 नहीं, ये युद्ध समय था तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है, लेकिन हाँ, वो आपके मन में जो है ये सच लगता है, क्योंकि शहाबुद्दीन के साथ उसके विशेष संबंध रहे हैं। मलिका अजवानी, सैयार की बेटी। अब ये शायद मित्रों, ये दिल्ली वाली जो घटना है, ये मई के पहले हफ्ते में घटित हुई है। जाटों के संधि से पहले ये शायद घटा होगा। ये सारे इतिहासकार, बखरकार जितने भी है, ये सब एक ही तरह से मानते हैं कि ये घटना 17 मई से पहले घटित हुई है। मल्लिका अजवानी, जैसे मैंने कहा, ये फर्रुख सियार की बेटी थी और मोहम्मद शाह की बेगम थी। अब मोहम्मद शाह तो 1748 में मर गया और ये 1788 तक जिंदा रही। महाषड्यंत्रकारी विषैली नागिन थी ये, क्योंकि आखिरकार सियार की बेटी थी तो नागिन होना स्वाभाविक है। वैसे बता दूं, 1787 में गुलाम कादर ने शाह आलम के जो हाल किए ना, शायद आपने सुने होंगे, मेरे पुराने पॉडकास्ट में मैंने बताए हैं पूरे। गुलाम कादर ने शाह आलम के जो हाल किए हैं, सच बता रहा हूं मित्रों कि गजनवी और खिलजी भी शर्मा जाए। इतने खतरनाक और प्राणांतिक वेदनादायक अत्याचार कादिर ने शाह आलम पे किए हैं। लेकिन चलो, दोनों मोमिन है तो मुझे खुशी हो गई। तो शाह आलम को यातना दिलाने में प्रमुख हाथ इसी मलिका अजवानी का भी था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इतनी षड्यंत्रकारी ये नागिन थी। बादशाह की माँ उधम बाई थी। ये तो नाचने वाली तवायफ थी, लेकिन बादशाह को, अपने लौंडे को आखिर तक उसने अपने हाथ में रखा था। और यही वजह थी कि मल्लिका ये नहीं चाहती थी। तो उद्धम भाई से भी वो द्वेष करती थी, बादशाह से भी द्वेष करती थी। शहाबुद्दीन से नजदीकिया मल्लिका अजवानी की जो बड़ी हैं, वो इसी वजह से बनी है कि उसको बादशाह को उखाड़ के बाहर फेंकना था। फौज ने दिल्ली के अंदर भी बड़ा उत्मात मचाया। बादशाह लाल किले के अंदर अटक गया। अब वजीर बना खान खानन। जो वजीर बना था उसने बादशाह को छोड़ दिया। अब मोमिनों में ये तो नॉर्मल है, हम जानते हैं कि कोई भी मोमिन किसी को भी पैसे के लिए या फिर बाकी 2-3 ज़र ज़ोरू ज़मीन, ये तो मैंने आपको तकरीबन 100 बार बता दिया है कि यहीं त्रेसूत्री पे ये मोमिन चलते हैं, ज़र ज़ोरू ज़मीन। तो ये खान खानन जो वजीर बना था, इसने भी बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह ने शहाबुद्दीन से वार्तालाप करने की इच्छा जताई। शहाबुद्दीन ने हाँ कह दिया। बादशाह ने तुरंत लाल किले के दरवाजे खोल दिए। अब दरबार में अशराफ दरबारियों के सामने शहाबुद्दीन ने एक भाषण दिया है। शहाबुद्दीन ने कहा है, इस बादशाह की इतनी बड़ी मुगल सल्तनत को सुचारू रूप से चलाने की हैसियत ही नहीं है। बताइए, ये मुंह पे शहाबुद्दीन ने कह दिया कि इस बादशाह की मुगल सल्तनत को सुचारू रूप से चलाने की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि
बादशाह में चातुर्यता, धीरता का प्रचंड अभाव है। मराठा काफिरों का बंदोबस्त ये कभी भी नहीं कर सका। ये शहाबुद्दीन का वाक्य है। कई सरदारों ने किए हुए विश्वासघात का ये अखंड शिकार बना है। बादशाह के लिए बोल रहा है। इसे पदच्युत करके तैमूर का कोई लायक वंशज को तख्त पे बिठाने का समय अब आ गया है। ये शहाबुद्दीन ने भले दरबार में कहा। इसके बाद शाह आलम और उद्धम बाई, उसकी मां, उनकी आंखें तुरंत निकाल दी गई, सबके सामने निकाल दी गई और दोनों इन अंधों को तहखाने में फेंक दिया गया। उसके बाद जहांदर के बेटे अजीजुद्दौन, इसको आलमगीर का किताब देके तख्त पे बिठाया गया। 3 जून 1754 को ये घटना घटी है। अब दिल्ली सल्तनत का बादशाह जहांदर का बेटा अजीजुद्दौन बन गया था। वजीरी, सीधी बात है, मीर शहाबुद्दीन ने अपने हाथ ले ली, वो वजीर बन गया। सारे दरबारी अशराफों के पिछवाड़े आग लगी थी, आंखों पे तूफान था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। साला बादशाह को बचाने करारबद्ध हुए ये काफिर उसी बादशाह को दिल्ली में खुलेआम कैद करवा रहे थे, बादशाह की आंखें निकाल रहे थे। सुन्नत पे चलने वाले पाक साफ नबी के ये सारे मोमिनों की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मराठों ने इनकी इज्जत को रौंद दिया था। हाँ, इसलिए विचलित ये सब अशराफ थे। अच्छा, ये जो जहांदार का लौंडा था ना, ये भी कोई युवा नहीं था, ये भी अधेड़ उम्र का युवा था। 55 साल का जाहिल बुढ़ा बन गया था। इस बुढ़े को भी 5 लौंडे थे। अली गौहर सबसे बड़ा था, इसी को शाह आलम का किताब दिया गया। मल्लिका अजवानी के बारे में तो बताया था, क्योंकि ये अभी भी होळकरों के ही पास कैद हुई थी, कैद थी, इसको निकाला नहीं गया था। होळकरों ने उनके सारे जितने भी जड़ जवाहरात थे, नगदी थी, ये सारी होळकरों ने जब्त कर ली थी। लेकिन मल्लिका जो नागिन थी, ये नागिन बड़ी खुश थी, क्योंकि उसका जो असली काम था वो होळकरों ने कर दिया था, बादशाह को अंधा कर दिया था। अब इस होळकर के सुकाम के काम जो होळकरों ने किया था, उसकी कीमत भी मल्लिका ने डिसाइड की। कीमत हुई 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए की बख्शिशी अब होळकरों को मल्लिका अजवानी ने जाहिर कर दी और इसके लिए मीर शहाबुद्दीन वजीर को जामिन के तौर पे बीच में रखा गया। मराठाओं की मदद से आलमगीर अब दिल्ली के तख्त पे बैठ चुका था। इसके कुछ ही दिनों बाद ये नागिन ने पलटी मारी और ये नागिन नजीब रोहिला की मध्यस्थता स्वीकार करके अब्दाली के पक्ष में चली गई। मराठाओं के पूर्णतः ये विरुद्ध हो गई और इसने आगे जाके अब्दाली के बेटे तैमूर खान, अपनी लौंडी तैमूर खान को दे दी। लौंडी का नाम था चंदा जमानी। चंदा जमानी का निकाह अब्दाली के बेटे तैमूर खान से कर दिया गया। ये इतनी पहुंची हुई षड्यंत्रकारी कपटी नागिन थी। इस नागिन के और भी कांड है, आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि इसका निधन जैसे मैंने कहा 1788 में हुआ है, तो आगे भी इसका नाम आपको सुनाई देगा। वंदे मातरम।